माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। बच्चों, आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 10 और आज आपको बताया मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री और उसमें जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक चैप्टर में पहले केमिस्ट्री का पढ़ा चुका हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, रासायनिक संयोग का नियम पढ़ा चुका हूँ। तो आज परमाणु संरचना हम पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये यार तो पूरी थ्योरी बता रहे हैं, थोड़ा सा इत्मीनान रखो मेरे भाई, लास्ट तक वीडियो देखो और फिर अगर आपको मेरा वीडियो बहुत बेहतरीन ना लगे, बेस्ट ना लगे तो फिर मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, पर लास्ट तक देख के ईमानदारी आपके अंदर भी होनी चाहिए। विश्वास करिए, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ जितनी देर तक बना रहूंगा मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो बच्चों, परमाणु संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले तो ये जाने ना कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। छोड़ो यार परमाणु के बारे में, पहले ये तो जानो पदार्थ क्या है। आप सबको पता है पदार्थ की परिभाषा, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है जो ये ना जानता हो कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, सब कोई जानता है कि द्रव्य क्या है। तो वह वस्तु जो स्थान के लिए जिसमें भार हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, वही तो द्रव्य है, मैटर है। तो पहले तो ये समझा जाता था कि मैटर को क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन सर आए, मैं सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। मुझे लगता है कि मैं जो चीजें आपको थ्योरेटिकल कुछ देर तक पढ़ाने वाला हूँ वो काफी बेनिफिशियल है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको लगता नहीं है, पर मुझे जो उम्मीद है, मेरा जो सिस्टम है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज बच्चों लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि लास्ट में आप लाइक शेयर करके ही जाएंगे, सब्सक्राइब करके ही जाएंगे मेरे चैनल को। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो मैटर है, जो द्रव्य है, उस द्रव्य को जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लेरिफाई किया। उन्होंने बताया कि 1808 ईस्वी में डाल्टन ने एक परमाणु का वाद दिया, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और उन सूक्ष्म कणों को हम नाम देते हैं परमाणु। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, ठीक है, परमाणु है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दो। तो जो डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत था उसमें कुछ बातें उन्होंने अपने सिद्धांत में इंक्लूड की थी, वो क्या है, इसलिए मैं पहले बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट नोट करना हो तो नोट कर लो। इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपका लॉस नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा तो आपका टाइम लॉस होगा। तो देखिए, पहला जो था कि जो तत्व है जो वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु जो है वो अविभाज्य है, इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम विभाजित नहीं कर सकते। अब ऑप्शन दे दिया, मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है, पहला, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, परमाणु को 2-3 कणों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो हर लाइन में अपना क्वेश्चन है, अगर आप इससे मिस करेंगे, इसको स्लिप करेंगे तो फिर समस्या है बच्चों। ठीक है, तो तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य, इसको विभाजित नहीं किया सकता। ठीक है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड लगाइए आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन कहते थे। ठीक है ना, इसलिए इनके परमाणु सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं। या ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या है, एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे, मतलब एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अब उनका आकार, द्रव्यमान और अन्य सभी गुण क्या होते हैं, दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, तत्व क्या होता है, एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो एक तत्व है उसमें जितने भी परमाणु होंगे उनका आकार, उनका द्रव्यमान और उनके सभी गुण क्या होंगे, दूसरे वाले के समान होंगे। और अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं, ठीक है, तो उनके जो परमाणु होंगे उनका आकार, द्रव्यमान और अन्य सभी गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा कौन कह रहा है भाई? डाल्टन कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट कहा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयोग होकर यौगिक बनाते हैं। यानी परमाणुओं के संयोग करने से अणु बनता है या यौगिक बनता है, आप जो कह सकें। और अगर वो निश्चित अनुपात में मिल रहा है तभी यौगिक बनेगा। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को अगर आप निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं या यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये परमाणु है हाइड्रोजन और ये क्या है, ये हमारा अणु हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन अणु है।
दो या दो से अधिक परमाणु जो होंगे तो उनको आप अणु कहेंगे या यौगिक कहेंगे। तो ये बातें हो गई परमाणुवाद की जो डाल्टन ने दी थी। लेकिन कुछ देर बाद जब मॉडर्न डिस्कवरी हुई, इस पर डिटेल डिस्कवरी की गई, तो बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एटम कैन बी डिवाइडेड, परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। और ये फर्दर डिवाइड हुआ 3 स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स में। कहा गया कि पदार्थ के जो सबसे 3 सूक्ष्मतम कण हैं, सबसे मूल जो कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मतलब क्या हुआ कि परमाणु को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता था। डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट तुरंत बर्बाद हो गया, धराशायी हो गया। तो ये क्या कहा गया कि परमाणु को भी डिवाइड कर सकता है, और वो कितने मूल कणों में डिवाइड हो सकता है, कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाता है मॉडर्न डेज। ठीक है, आधुनिक दौर में कहा गया है कि परमाणु का जो सबसे सूक्ष्मतम और सबसे मूल कण है वो कौन कौन है, 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन में आ जाए मूल कण है, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा सभी। तो आंसर क्या होगा आपका, सभी होगा, क्योंकि तीनों मूल कण हैं। तो परमाणु को डिवाइड किया सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणुवाद। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए बच्चों, अब आते हैं आधुनिक परमाणुवाद पे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को डिस्कार्ड कर दिया गया, तब आधुनिक परमाणुवाद आया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया। और वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। परमाणु जो है वो डिवाइडेड है, परमाणु को डिवाइड किया सकता है। परमाणु 3 सूक्ष्म कणों में डिवाइड होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ही। वो 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको कहते हैं मूल कण। बार बार कह रहा हूं कि मूल कण पूछेगा तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो कह दिया, ध्यान से देखो बोर्ड पे, मान लो कह दिया कि निम्न में से मूल कण है, निम्न में से मूल कण है, ध्यान से समझना अदरवाइज गलती होगा। पहला अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा एंटी न्यूट्रिनो। अब क्या मारोगे आंसर, तो ये आपका मूल कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो जब ऑप्शन आप समझिए कि हर लाइन में अपने आप में एक ऑप्शन है और एक हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो आप इस बात से बिल्कुल नाकार नहीं सकते कि हर एक लाइन में अपने आप में एक क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए प्लीज इसको भी अच्छे से समझिए। तो 3 मूल कणों से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें वो डिवाइड हो रहा है। एक ही तत्व के जो परमाणु है ना, वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ही परमाणु है देखिए, लेकिन इनके जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। जो कपारा में लिखा होता है ना, जो ऊपर लिखा होता है ना, उसको कहते हैं द्रव्यमान। जो नीचवा लिखा होता है उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। इतना बात समझते होंगे। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया एटॉमिक वेट। तो जिनके जो एक ही तत्व है, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन भार अलग अलग है। तो ऐसे परमाणुओं को कहते हैं क्या, समस्थानिक। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं, तो इनको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु को क्या कहेंगे, समस्थानिक, समान स्थान वाले। देखो सबका परमाणु क्रमांक सेम। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके भार समान हो। अच्छा, तत्व अलग अलग है, भार सेम है। यहां तत्व सेम था, भार अलग अलग था। यहां कह रहा है कि परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, भिन्न भिन्न तत्व ले लो। जैसे 18 आर्गन 40 हो गया, 19 पोटेशियम 40 हो गया, 20 कैल्शियम 40 हो गया। ये क्या बवाल है, देखिए सबके सर पे समान भार लिखा हुआ है। यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40। तो ऐसे को कहेंगे समभारिक, आइसोबार। अभी मैं बताऊंगा, घबराइए मत। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो कॉन्फ़िगरेशन सब बात करूंगा। तो ये तो हो गया मेरा समभारिक कहलाएंगे, यानी कि भिन्न भिन्न अगर तत्व, विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो उनके भार समान हो सकते हैं। जबकि ऐसा डाल्टन नहीं कहते थे। अगर भिन्न भिन्न तत्व तो उनके भार समान नहीं होते, ऐसा कहते थे डाल्टन। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। परमाणुओं के सहयोग से क्या बनता है, अणु बनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूल बनेगा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बहुत शानदार। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अब आपको क्या लगता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इतना कठिन पूछेगा? बिल्कुल वो वही पूछेगा जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। और देख लेना, अगर आपने उसको इग्नोर नहीं किया तो आप ही का सिलेक्शन होगा और अच्छे नंबर से होगा। जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि पदार्थ का वह कण
जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या कहलाता है? पहला परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा उसमें कोई और ऑप्शन दे देगा, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अणु वाला। अणु ही वह परमाणु से मिला वह पदार्थ का वह कण है जो क्या कहे, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है परमाणुओं के मध्य एक दूसरे से। अगर कोई परमाणु भारी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? भारी तत्वों के परमाणुओं को हम क्या कर सकते हैं? हल्के तत्वों के परमाणुओं में बदल सकते हैं। पूछेगा किस अभिक्रिया द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया है, कह देगा विस्थापन अभिक्रिया, कह देगा कि संयोजन अभिक्रिया, कह देगा कि अपघटन अभिक्रिया, और कह देगा नाभिकीय अभिक्रिया। तो कौन सा सही होगा? नाभिकीय अभिक्रिया। आपको क्या लगता है? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा और बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे। विघटन अभिक्रिया दे देगा, आधे लोग तो वही मार देंगे। विघटन उन्होंने तोड़ दिया, भारी नाभिक को तोड़ के हल्के नाभिक में बदल दिया, जबकि वो जरूरी है किस अभिक्रिया के द्वारा? नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा। तो ये था आधुनिक परमाणुवाद। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो पदार्थ, जो परमाणु के 3 मूल कण हैं, उनका क्या क्या गुण है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट करिए तो फिर आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। जो सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मूल कण है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में जो आंसर होगा वो जे टॉमसन होगा। सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन को दिखाते कैसे हैं? ई लिखा होगा उस पर माइनस या -1 E0 ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये सिंबल हो गया उसका, इसे आप प्रतीक कह सकते हैं। दूसरी बात, ये कैसे खोजा गया इलेक्ट्रॉन को? तो जूलियस प्लकर नामक साइंटिस्ट थे। मैं उस सब के पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको हमें पढ़ना नहीं है। जूलियस प्लकर ने क्या किया था? गैसों के बीच वैद्युत विसर्जन कराया था उच्च ताप और दाब पर। तो वहां देखा कि कैथोड किरणें जो थी, ठीक है, वो उत्पन्न हुई थी और उन किरणों के गुणों का जब अध्ययन किया गया, ठीक है, जूलियस प्लकर ने कैथोड किरणों को खोजा था और जब उनका अध्ययन किया गया तो उन अध्ययन में पाया गया कि वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है और उन्हीं सूक्ष्म कणों को स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने, याद रखिएगा बच्चों, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जो कहां पाई गई? कैथोड किरणों में पाई गई। और उस कैथोड किरणों में इन सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने। देखिए लिखा है, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों में उपस्थित कणों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये कैसी होती है? इनका नेचर कैसा होता है? ये ऋणावेशित होती है। ये कैसी होती है? ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है। इसीलिए कैथोड किरणों को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं ना, रखते हैं, तो हमेशा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं। कैथोड किरणें किस प्लेट की तरफ विक्षेपित होती हैं? धनावेशित प्लेट की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है और धन और ऋण में क्या होता है? आकर्षण होता है। अच्छा बच्चों, आवेश क्या होगा इसमें? देखो आवेश लिखा है 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। आप इतना ना याद रखो, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम याद रखो। उसका नेचर कैसा, उस आवेश की प्रकृति कैसी है? नेगेटिव चार्ज है। इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के फॉर्म में लिखोगे। आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है ESU, इसके रूप में लिखोगे अगर आप, तो वो होगा 4.803 into 10 to the power -10। और अगर इसे एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखोगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक के रूप में लिखोगे, तो होगा 0.0005486 0.0005486 AMU होगा। तो ये तो हो गई इसके द्रव्यमान की। अब आते हैं बच्चों आवेश की। द्रव्यमान की बात करें, इसका द्रव्यमान होगा 9.11 into 10 to the power -21 ग्राम। जिनको किलोग्राम पसंद है वो -31 लिख लेंगे। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाए, बात करूंगा मैं इसकी, बहुत ही जल्द बात करने वाला हूं। वीडियो लेक्चर नंबर 11 या 12 में तो बात करूंगा मैं आपसे, मोल की बात करूंगा। 1 मोल, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा। आपको यही लगेगा कि सर कहां थे आप, आज तक हमें मोल कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। आपने जो बताया बिल्कुल हम उंगलियों पे कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को। मैं पढ़ाऊंगा आपको मोल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विश्वास करिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0.55 मिलीग्राम होता है। सोच लो बच्चों, 1 मिलीग्राम से भी कम है तो कितना
हल्का होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका द्रव्यमान कितना कम है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.55 मिलीग्राम, क्योंकि यही देख रहे हैं कि आप इसका जो द्रव्यमान है -21 ग्राम, -28 ग्राम, बहुत कम। इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। लगभग इसकी जो त्रिज्या होगी 10⁻15 सेंटीमीटर। इसका घनत्व लिखा है 2.17 × 10⁻17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो याद रखना है 96,500 कूलम। कितना होता है बच्चों? 96,500 कूलम। और इसी आवेश को हम कहते हैं 1 फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत परेशान हो। इसका जो भार होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग होता है। याद रखना 1/1837वां भाग होता है। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद अभी हम बात करेंगे प्रोटॉन की और फिर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। देखिए, एक पिछली जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात बता रहा था तो एक चीज आप कंफ्यूज हुए होंगे। ESU चार्ज का यूनिट होता है, AMU द्रव्यमान का यूनिट होता है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था ना, वो यहाँ पे मैंने लिखा था 0.00548 समथिंग, वो AMU उसके मास को बता रहा था। ये मत समझना कि मैंने इसको लिख दिया है कि इसे ऐसे लिखते हैं, नहीं तो कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे कि सर देखो यहाँ आपने गलती की है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। 4.803 × 10 ESU चार्ज है और ये मास है, ठीक है ना। तो वहां पे जो मास लिखा था वो मास था AMU, ठीक है। अच्छा, अब आओ प्रोटॉन की। देखो यहाँ पे एक लफड़ा है यार। प्रोटॉन के बारे में दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम बताइए। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ईटा पर नाच हमने पढ़ा था बचपन में। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं गोल्डस्टीन। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया है, गोल्डस्टीन दिया है कि रदरफोर्ड दिया है। आज तक मैंने देखा है, 10 साल हो गए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कराते हुए बच्चों को, अब मैंने कभी नहीं देखा कि गोल्डस्टीन ऑप्शन आया है। हमेशा रदरफोर्ड ही आता रहा है। ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ गोल्डस्टीन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन रदरफोर्ड आप क्लिक करिएगा। तो इसकी खोजकर्ता कौन हो गए? अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1919 में किया था। धनावेशी हाइड्रोजन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए। हाइड्रोजन और प्रोटॉन में क्या अंतर है कि हाइड्रोजन विद्युत उदासीन होता है और प्रोटॉन क्या होता है, वो धनावेशित होता है। तो जब कोई हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन में चेंज हो गया। समझ रहे हो? प्रोटॉन को दिखाएंगे P से या 1s1 से, सिंबल है इसका। इसे कैसे खोजा गया? जो कैनाल किरणें थी जिसको गोल्डस्टीन ने खोजा था 1886 में, उनके गुणों के अध्ययन के समय ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब उनके गुणों का अध्ययन किया तब ये जो उसमें कण उपस्थित थे, धनावेशित कण उपस्थित थे, उन कणों को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। इसमें जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होता है। प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बस नेचर अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव है तो प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होगा। अगली बात करते हैं द्रव्यमान की। ये देखिए, इसका जो द्रव्यमान है वो काफी भारी है। किसके द्रव्यमान की तुलना में? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या था? यहाँ पे -28 ग्राम था, -31 किलोग्राम था। तो ये थोड़ा सा भारी है, उससे हैवियर है। 1.672 × 10⁻27 किग्रा, या देखिए मैंने इस बार एरो लगा दिया, 1.000728 AMU एटॉमिक मास यूनिट भी है। इसका जो रेडियस है वो 10⁻13 सेंटीमीटर ये अप्रॉक्स है, कंफर्म नहीं कह सकते, थोड़ा सा लगभग है। इसका भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटॉन का भार होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के भार का क्या होगा? 1837 गुना होगा। 1 मोल प्रोटॉन पे भी चार्ज वही होगा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों में सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई प्रोटॉन की। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो इसको पॉज करके फटाफट बनाइए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। परमाणु का तीसरा मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक 1932 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने जो हल्के तत्व जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इस पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स 2He4 हीलियम के नाभिक को कहते हैं। जब इन्होंने बमबार्डेड किया बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की, तो देखा कि एक नया तत्व बना, वो था कार्बन, और उसके साथ एक सूक्ष्म कण निकला जिसको कहा गया न्यूट्रॉन।
वो न्यूट्रॉन क्या था, विद्युत उदासीन था। सिंबल आप समझ ही होंगे, या से दिखाइए चाहे 0 या 1 से दिखाइए। ये विद्युत उदासीन है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है, 1.675 या 1.0066866 AMU, थोड़ा सा ज्यादा है। इसका जो घनत्व है वो 1.5 × 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस पे चार्ज की मैग्नीट्यूड बताइए, कोई चार्ज ही नहीं है यार, विद्युत उदासीन है तो आवेश का परिमाण ही नहीं होगा। यह प्रोटॉन से 0.18% भारी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती बात। यह सबसे कम अस्थायी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या है, जो हमारा न्यूट्रॉन है वो सबसे कम अस्थायी होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वास्तव में यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संयोग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तभी तो देखिए न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है और अपार ऊर्जा निर्मुक्त कर रहा है। तो ये बातें हो गई 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, तो कुछ बातें और लिखवाता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि 3 मूल कण हैं जो किसी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। उन तीनों मूल कणों को हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम दिया। इसको याद करते हैं ईटा पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। एक बार और सुन लीजिए, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये तो 3 मूल अस्थायी कणों की बात हो गई। ऑप्शन बहुत खतरनाक बनाएगा। अस्थायी मूल कण है, पहला ऑप्शन है पाई मेसान, दूसरा ऑप्शन है म्यू मेसान, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है एंटी प्रोटॉन। अब क्या करेंगे आप, तो इसका आंसर सही होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए बच्चों कि 3 मूल अस्थायी कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद कुछ अस्थायी मूल कण आते हैं, जैसे पाई मेसान आता है, म्यू मेसान आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो इत्यादि। जिसमें से पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडी एंडरसन ने 1932 में, जिसका सिंबल मैंने लिखा है। इसके बाद मेसान की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। युकावा नामक साइंटिस्ट ने मेसान की खोज की थी। ये आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। तो मेसान की खोज युकावा नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसको पाई धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन तीनों प्रकार का होता है। यह इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी होता है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसे न्यू से दिखाते, इसका द्रव्यमान अनिश्चित होता है। एंटी प्रोटॉन का जो खोज किया था उसको किया था सैगरे ने। किसने किया था, सैगरे ने किया था 1955 में। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्क नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसका भी द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो परमाणु है उसके 3 मूल कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उनके और भी जो अस्थायी मूल कण है उनके बारे में मैंने बताया और उनके खोजकर्ताओं के नाम बताए। तो चलिए अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। चलिए पहले इसको पॉज करिए तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए बच्चों, इसके आगे बढ़ा जाए। बात कर ली कि जो परमाणु है उसका कंपोजिशन कैसा है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये एटम दिखता कैसा होगा, वास्तव में जब एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले एक थॉमसन नामक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के लिए तरबूज मॉडल दिया। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरह से जो है परमाणु भी है वो क्या है, एक तरबूज की तरह है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं और जो उसका पूरा द्रव्य है वो क्या है, वो प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। तो थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहले तरबूज मॉडल दिया। तो एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले जो क्लेरिफाई किया था वो थॉमसन ने किया था और तरबूज मॉडल दिया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों है रदरफोर्ड। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को तेज चल रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, पोथा हो जाएगा, मैं वो नहीं चाहता हूँ आपको देना। फिर आया था रदरफोर्ड, ठीक है ना। देखो ध्यान समझो, ये तरबूज मॉडल किसने दिया था, अच्छा पूछ देगा तरबूज मॉडल किसने दिया था तो क्या बताओगे, तरबूज मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। तो रदरफोर्ड है वो क्या किए, उन्होंने अल्फा कणों को क्या किया, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर बमबार्डेड किया। जब स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को बमबारी किया तो देखा कि कुछ अल्फा कण सीधा वापस गए, ऐसे गए सीधा और वापस लौट के चले आए, जैसे गए वैसे ही। कुछ अल्फा कण थे जो सीधा सीधा चले जा रहे थे,
कुछ अल्फा कण थे जो जा रहे थे लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। इस बेसिस पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो कैसा है, वो उदासीन है, ठीक है, विद्युत उदासीन है। दूसरा वो गोलाकार है, गोलाकार है, और कैसा है, वो अति सूक्ष्म है। क्या है, अति सूक्ष्म है। ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या बताया कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा धनावेशी भाग है, ठीक है, मतलब परमाणु का जो पूरा का पूरा धनावेश है वो एक सूक्ष्म भाग में स्थित है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त धनावेश एक सूक्ष्म भाग में स्थित है, जिसको हम नाम देते हैं क्या बच्चों, नाभिक। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि ये जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया और थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया वो तरबूज मॉडल था। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, क्योंकि इसकी तरंग क्षमता बहुत ज्यादा हो तो बहुत बारीक पन्नी बनाई जा सकती थी। दूसरी बात, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर किसकी बमबारी की, अल्फा कणों की। किसकी बमबारी की, अल्फा कणों की। ये सब क्वेश्चन बोल रहा हूं यार, लिख लो अपनी कॉपी में, काहे नाराज हो रहे हो, अल्फा कणों की बमबारी की। फिर देखा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु खोखला है, तभी तो सीधा सीधा कुछ अल्फा कण सीधा सीधा चले गए, इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु खोखला है। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के पास जो जा रहा है सीधे, वो कुछ दूरी, कुछ ऐसे कण है जो सीधा जा रहे हैं और वापस लौट के चले आ रहे हैं। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर एक सघन और सूक्ष्म भाग है जो क्या है, धनावेशित है, और पूरा परमाणु का समस्त द्रव्यमान रखे हुए है, बहुत सघन है, बहुत कठोर है, बहुत रिजिड है। जैसे बच्चों आप एक बात समझिए, किसी बॉल को अगर मैं बोर्ड की तरफ फेंकूंगा, थ्रो करूंगा, तो वापस मेरे पास लौट के आएगा ना, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना, ये जो सरफेस है वो रिजिड सरफेस है, ठीक है। तो ऐसे ही जब अल्फा पार्टिकल गए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते थे और ये पॉजिटिव चार्ज अगर है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक पहुंचा तो ये भी पॉजिटिव था, तभी रिपल्सन हुआ। पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो वही काम यहाँ हुआ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से दूर हटा है, इसका मतलब यही था कि ये जो परमाणु है इसका जो अतिसूक्ष्म स्थान है वो कैसा है, धनावेशित है। और उसको क्या नाम दिया उसने, नाभिक नाम दिया। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि उसमें जो कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। याद नहीं हो रहा है, नाना पार्टिकल याद कर लो यार, कौन रहता है, नाना पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो नाभिक के अंदर कौन रहेगा, नाना पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। परमाणु है कैसा, वास्तव में ओरिजिनली वो उदासीन है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कुल बराबर होगी, इसीलिए हमारा परमाणु कैसा है, उदासीन है, गोलाकार है, अति सूक्ष्म है। ये दोनों बातें किसने कही हैं, जो परमाणु स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तरबूज मॉडल और ये दोनों मॉडल में आप याद रखिएगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल है, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को कैसे बताया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। तो पूछ देगा अल्फा कणों का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया गया था, पहला ऑप्शन दे देगा थॉमसन द्वारा, दूसरा ऑप्शन दे देगा बोहर परमाणु मॉडल द्वारा, बोहर द्वारा, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको चैडविक द्वारा, चौथा ऑप्शन दे देगा रदरफोर्ड द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो क्या था, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था और ये बातें आपको बताई थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, जो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की बात की थी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कुछ बातें मैं आपको पीछे अभी कुछ सेकंड पहले बताना भूल गया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब आप एक बात बताइए, रदरफोर्ड एक अब सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कोई भी आदमी हो किसी फील्ड में किसी ग्राउंड में वो चक्कर मार रहा है, एक चक्कर मारेगा तो क्या कहेगा आपसे कि मेरी एनर्जी मेरी स्टेमिना डबल हो गई, मैं 2 चक्कर और मारूंगा। 2 चक्कर मारेगा तो कहेगा मैं अब दिन भर चक्कर मारूंगा, यानी कि जैसे जैसे मूव करेगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसा आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जैसे जैसे एक राउंड घूमेगा उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आया कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होगा, एनर्जी लॉस कर रहा होगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ मैं। तो अचानक ऐसा होगा कि वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे खोता चला जाएगा और आगे नाभिक में गिर जाएगा, यानी कि परमाणु को विनाश कर सकता है। तो पहली चीज तो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे होगा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन है उसका जो लीनियर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, रैखिक स्पेक्ट्रम बनता है, उसकी ये व्याख्या नहीं कर पाए, जिसको हम जेमान प्रभाव या रैखिक, बस ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि जो परमाणु है हमारा, जो हमारा परमाणु दिख रहा है, उसकी दो चीजों की बात मैं कर लूं, तब मैं आता हूं आपको बोहर परमाणु मॉडल की बात करता हूं। जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 0.37 एंगस्ट्रॉम से 2.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। जो सबसे छोटा परमाणु होता है वो आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु होता है। सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो होता है आपका, सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का। और सबसे बड़ा जो होता है वो सीजियम का होता है। सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा जो है वो किसका है बच्चों? सीजियम का है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो परमाणु की त्रिज्या आपकी एग्जाम में आने वाली है वो या तो आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं या ये ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, या 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जो परमाणु की त्रिज्या 10-10 सेंटीमीटर या 10-8 सेंटीमीटर होती है। या आप इसको अगर बहुत अच्छा ऑप्शन बना देगा तो ये वाला ऑप्शन दे देगा कि कितने रेंज में होती है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? 1.5 से 10⁻13 सेंटीमीटर से 6.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसे 1.5 to 6.5 फर्मी भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, ये जो बाहर वाला रेडियस बता रहा है ये पूरा ये परमाणु की त्रिज्या होगा, और ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसकी जो स्मॉल छोटी त्रिज्या हो नाभिक की त्रिज्या हो गई। तो बात ये दो कर लेनी थी मुझे, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां याद रखिएगा, इन रेडियस को याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं बोहर परमाणु मॉडल। तो पहले इसको जल्दी से नोट करिए पॉज करके। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। मुझे आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन से बता देना चाहिए था। फिलहाल कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल पढ़ के तब हम पढ़ेंगे उसको। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, बोहर परमाणु मॉडल या नील्स बोर परमाणु मॉडल जो भी आप कह रहे थे, पहली बात तो इनकी ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। पहली बात इन्होंने कही कि जो परमाणु है उसके बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बंद वृत्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऐसे रैंडम चक्कर नहीं लगाएंगे, वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अब एक मजेदार बात समझिए, जब ये बात आई ना वृत्ताकार, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, यार ये ध्यान दो, दुनिया की कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहती है, मतलब वृत्ताकार पथ पे गति करना चाहती है, तो उसको जो फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अभिकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कहां से? वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है? वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से। कहां से मिलता है? वैद्युत बल से। तो ये लाइन आप लिखते जाइए बच्चों, मैं भी लिख नहीं रहा हूं। अभी आप कहोगे कि सर कुछ समझा नहीं रहे हैं, लग रहा है, वही काम कर रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए चाहिए होगा, वो कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब वैद्युत बल से मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो ना उसकी ऊर्जा में कमी होती है और ना ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पे घूमता है ना, तो वो जिन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, क्या करे? बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए, बिना एनर्जी लॉस किए जिन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनको कहते हैं हम अस्थायी कक्षाएं। क्या कहते हैं? अस्थायी कक्षाएं। तो पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है उन कक्षाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? उनको कहते हैं स्थिर कक्षाएं या अस्थायी कक्षाएं या स्थिर कोश। ठीक है ना? तो पहली बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं संभव है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट ले लो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो उसको जो चक्कर लगाने के लिए जो नीड है फोर्स की, जिसको मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो मिलेगा कहां से?
वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताई आपको कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए जिन कक्षाओं में घूम रहा है उन कक्षाओं को कहते हैं अस्थायी कक्षाएं, स्टेशनरी और सेल्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अगली बात ये आती है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं ना, जिन अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उनमें उसका जो कोणीय संवेग होता है, उसमें जो उसका क्या होगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वह NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। m जो है वो कक्षाओं की संख्या है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। उन्हीं कक्षाओं को कोष नाम देंगे अभी आगे बढ़ेंगे तो। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग जो होता है वो I इंटू ओमेगा होता है। I इंटू क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, J बराबर I इंटू ओमेगा। I बराबर होता है mr² और ओमेगा होता है V/r। एक R से एक R स्वाहा, तो mvr कोणीय संवेग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है mvr है वो क्या होगा? h/2 पाई का बराबर, यानी कि h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि वैल्यू अगर 1 है तो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, 2 है तो दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, 3 है तो तीसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा, वेलोसिटी पता होगी, रेडियस पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि उसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी। फिलहाल वो चीजें आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जिन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है उन इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर वो तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो उसमें जो उसका कोणीय संवेग होगा वो h/2 पाई की जो फिक्स वैल्यू है कि नहीं, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई का मान आप जाने रहे 3.14। तो यहाँ पे जो आपकी h और पाई की वैल्यू सॉल्व करने पर, ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा अगर उसका 3 गुना है ये मान जो है वो 3 गुना है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में क्या कर रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई बच्चों? चलो अगली बात बताने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, नाभिक है, नाभिक के बाहर बहुत सारे वृत्ताकार कक्षाएं संभव है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को कहते हैं हम कोष। क्या कहते हैं? कोष सेल। अब आएगी कहानी में ट्विस्ट, मजा आएगा यहाँ से यार, बहुत मजा आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बाहर जो बहुत सारे वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनको क्या कहते हैं? कोष। इन कोष को हम कहते हैं KLMNOP, जिसे मतलब उससे दिखाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप नाभिक से बाहर चले जाते हो, दूर बढ़ते जाते हो, इन सेल की एनर्जी बढ़ती है। इसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज करती है। तो पहले वाले सेल से ज्यादा एनर्जी होगी, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले सेल से चौथे सेल में जाना चाहता है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में जाना चाहता है। कान खोल के सुन लीजिए, कॉपी में राइट कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। किसी इंसान को भिखारी से राजा बनाना है तो भिखारी से राजा बनने वाले राजा के लिए क्या कंडीशन? बहुत सारा पैसा है, जो उसका मतलब जो टर्म एंड कंडीशन है, तो उस कंडीशन तक उसको पहुंचना होगा, तो वो उतना ज्यादा पैसा गेन करेगा तभी तो बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है, तो एनर्जी गेन करना होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है। बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब होना चाहता है, एकदम भिखारी बनना चाहता है, सारा पैसा किसी को दे दे, छोड़ छाड़ के भाग जाए, तो उसके पास 1 रुपया ना हो तो बेचारा क्या हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ये रही बात नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। आज ज्यादातर वो ऑप्शन पूछा जाता है कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो किसका पूर्ण गुणज होता है? कान खोल के सुन लीजिए, h/2 पाई का। कुछ लोग 4 पाई आंसर मार के आते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसका पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें मैंने अभी आप बता दिया, जो KLMN है इनको कोष कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, n बराबर 1 मतलब पहला कोष, n बराबर 2 मतलब दूसरा कोष, n बराबर 3 मतलब तीसरा कोष, n बराबर 4 मतलब चौथा कोष। इस तरह से बहुत सारे कोष हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सभी कक्षाओं में चक्कर लगाए। वो किसी एक ही कक्षा में, किसी एक ही कोष में चक्कर लगा रहा होगा।
जिस कोष में चक्कर लगा रहा होगा उसमें उसका कोणीय संवेग उस कोष की संख्या के गुणज होगा h अपान 2 पाई के। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करिए, जो भी चीजें आपको नोट करनी थी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब एक बात समझ लीजिए यहाँ से कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आएगा, जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा वो h न्यू होगा, h इंटू न्यू, यानी कि ये फोटॉन कहलाएगा, जिसको हम प्रकाश की ऊर्जा भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। नील्स बोर के बाद आया सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। कॉपी में नोट करिए, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, हेडिंग डालिए। मैं बोर्ड पे नहीं भी लिख रहा हूं तो आप कम से कम लिखना शुरू करिए, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए बच्चों, सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में याद रखो यार क्या बात समझाई गई थी। जो सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल था वो ये कहा गया कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्त मतलब समझते हैं ना, आप पढ़े होंगे दीर्घ वृत्त क्या होता है, इंटरमीडिएट में है तो ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो कक्षाएं हैं ना, जो कक्षाएं हैं वो कई छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं। उन छोटे छोटे भागों को हम उपकोष कहते हैं, और जो उपकोष है वो और छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिनको हम कक्षक कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको सेल कह रहे हैं तो हम उपकोष को कहेंगे सबसेल, और जो सबसेल से छोटा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल कहलाएगा। तो कक्षाएं जो नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। सेल से छोटा होता है सबसेल, यानी कक्षाओं को ही हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिनको हम सबसेल कहते हैं। और सबसेल भी जो छोटे छोटे भागों में बटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और हर ऑर्बिटल में ऑर्बिट पाए जाते हैं जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, यहां से पूछा है यार, बहुत बढ़िया चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। कक्षक पूछा है कि कक्षक क्या होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है, वही कक्षक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सबसेल, व्हाट इज ऑर्बिटल, कक्षक क्या होते हैं। तो कक्षक मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रायिकता सबसे ज्यादा हो, वही क्या कहलाते हैं, वही हमारे कक्षक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो हमारे लिए सेल है, सबसेल है और ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, वो कैसे एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। तो इन चीजों को नोट करना हो तो नोट करिए, नहीं तो फिर मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं हम जो चीज बात कर रहे थे अभी, हम सेल और सबसेल की और ऑर्बिटल की। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेल है, मुख्य रूप से हम 4 सेल की स्टडी करेंगे। इतने में तो हमारा पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एकदम बहुत इजी वे में निकल जाएगा। जो सेल होंगे उसमें हमारा होगा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। के एल एम एन कोष होंगे। याद रखना, इसका सीरियल नंबर याद रखना है। n बराबर 1 किसको दिखाता है, अगर कहीं जाए कि स्मॉल n बराबर कैपिटल n, स्मॉल n या कैपिटल n बराबर 1 है, वैसे स्मॉल n से ही दिखाएगा। उसके बराबर 1 है तो वो k कोष को दिखा रहा है, n बराबर 2 है तो l कोष को दिखा रहा है, n बराबर 3 है तो m कोष को दिखा रहा है, n बराबर 4 है तो n कोष को दिखा रहा है। याद रखो कि जो k कोष है उसमें s सबसेल होता है, जो हमारा l कोष है उसमें s और p सबसेल होता है, जो हमारा m कोष है उसमें s p d होता है, और जो हमारा n कोष है उसमें s p d f होता है। ये सबसेल हो गए। g h a भी होता है, उसकी कोई बात ही कर रही है। सबसेल जो हमारा s होता है उसका शेप कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गोलाकार होता है। p जो होता है वो डंबल होता है, डंबल आप समझ रहे होंगे बच्चों, ऐसे होता है। डी जो होता है वो द्विडंबल मतलब होता है, डबल डंबल ऐसे होता है। और ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यस जो होता है गोलाकार होता है। अब आते हैं ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो यस में एक ऑर्बिटल है। देखिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के। ध्यान से समझना बच्चों, अपोजिट स्पिन का मतलब उनके घूमने की दिशा, वो कैसे घूम रहे हैं। जैसे देखो, ये मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो अपने एक्सिस के थ्रू कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर ऐसे सीधा लिखा है तो समझ जाना कि ये क्लॉकवाइज है, उल्टा लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये सिंबल है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एस ऑर्बिटल में, मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और वो भी अपोजिट स्पिन के। ये ध्यान रखना है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और वो भी अपोजिट स्पिन के। p ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डब्बों में भरा होता है।
3 डब्बों में डिवाइड होता है px, py और pz, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे dxy, d को भी 5 डब्बों में, d में कितने डब्बे होते हैं 5, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है। p में कितने होते हैं 3, s में कितने होते हैं यहाँ पे 1, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। s में कितना होगा 1, p में कितने ऑर्बिटल होंगे 3, d में कितना होगा 5, f में कितना होगा 7, ये याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 डब्बा होगा, इन सभी डब्बों का नाम कोई बहुत जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। dxy पहले डब्बे का dyz, dzx, dx2 y2 और dz2, तो ये मैंने आपसे बात की सेल और सब सेल की। तो इतना पॉज करके नोट करिए, तो फिर हम आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी पॉज करके नोट करिए। तो उतनी बात हो गई, हमने सब सेल की बात कर ली। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको बता दूं मैं आपको, फिर मैं समस्थानिक, समबाहु, समन्यूट्रॉनिक, समविन्यासी और सब इलेक्ट्रॉनिक बताने के बाद फिर मैं आऊंगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले उससे पहले कुछ बातें समझिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये एक तत्व है, x इज अ एलिमेंट, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, यह एक तत्व है, अगर यह एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। नीचे जो लिखा होता है ए जेड, ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। या हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिए, वो नीचे लिखा होता है। जो द्रव्यमान संख्या होता है वो ऊपर लिखा होता है। x एक एलिमेंट है। अच्छा, एक बात यही समझ जाइए बच्चों, यदि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी है, तो अब तक कान खोल के सुन लीजिए, कम से कम 50 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। समझ में आई बात ना? आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तत्वों के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, उनके सिंबल पता होने चाहिए। इतना तो कर लो यार अपने मर्जी से कि अब मैं बैठ के पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का नाम याद कर रहा हूँ, ये तो आप कर सकते हो। उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छा करोगे, बहुत ज़्यादा याद करोगे। थैंक यू। अब देखिए ध्यान से, जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो एटम है ये हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि हम जानते हैं कि बोहर परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड या सोमरफेल्ड की बात करें, सबने कहा था कि परमाणु उदासीन है, विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का क्या मतलब होता है? विद्युत उदासीन का मतलब ये होता है कि जितना इसके पास धनावेश होगा उतना ही इसके पास ऋणावेश होगा, यानी जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसके पास प्रोटॉन होगा। तो अगर ये एटम न्यूट्रल है तो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका परमाणु क्रमांक होगा वही इसका प्रोटॉन होगा और वही इसका इलेक्ट्रॉन होगा। क्या समझे? जो इसका परमाणु क्रमांक होगा वही इसका प्रोटॉन होगा और वही इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, न्यूट्रल है तब। और जो मास नंबर है वो कैसे निकालते हैं? n बराबर क्या निकालते हैं? a माइनस जेड। जो न्यूट्रॉन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चों? a माइनस का जेड। अच्छा, जेड नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, a माइनस का p कर लो। अच्छा, p नहीं दिया है तो n बराबर a माइनस का e कर लो। क्या समझे? अगर आपको इन तीनों में से कोई भी डाटा दिया है, ठीक है, और ए दिया हुआ है, तो आप n आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। भोजपुरी में, देहाती भाषा में क्या कहते हैं इसको समझने के लिए? कपड़ा में से नीचे वाला घटा था, ऊपरा जो लिखल हुआ में से नीचे वाला घटा था। ऊपरा का लिखल हुआ जो भार है और नीचवा का लिखल हुआ जो उनका परमाणु क्रमांक है। फिलहाल बच्चों उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करें। इतनी बात आपको समझ में आई? कब करना है? जब एटम न्यूट्रल होगा तब। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, 11 सोडियम 23 है, यही सब पूछा जाता है यार, बड़ी आसान है। तो क्या होगा? पूछेगा इसका अगर जेड पूछा जाए तो क्या होगा? कौन बताएगा? 11। ए पूछा जाएगा तो कौन बताएगा? 23। इसका अगर मैं पी पूछूं तो कौन बताएगा? कौन है बहाना तो बताएगा? बिल्कुल सब लोग बताएंगे 11। इसका मतलब या ई पूछूं तो कौन बताएगा? वो भी 11 होगा, क्योंकि जो जेड है वही ई है वही पी है। चलो, एन कौन बताएगा? कपड़ा में से नीचे वाला घटाना है, 23 माइनस 11 क्या आ गया? 12। ये इसका न्यूट्रॉन हो गया। तो ये हम बात कर रहे थे किसी सिंपलेस्ट एलिमेंट की जिसमें न्यूट्रल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इनको पॉज करके नोट करिए, तो फिर आगे बात करते हैं। जल्दी नोट करिए बच्चों। अब बात करेंगे यक्ष एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें अब इसकी 2 कंडीशन बना दिया। एक बना दिया कि जब इलेक्ट्रॉन दिया, कोई परमाणु क्या दे सकता है यार? वही चीज दे सकता है जिसमें बाउंडेड ना हो, जो बधी ना हो। और किसी परमाणु की कौन सी चीज नहीं बधी हुई है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसको उसकी बहुत सारी कक्षाओं को भेद करके निकालना बड़ा कठिन काम है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकालना बहुत कठिन काम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान काम है, ठीक है, समझ में आई बात?
तो इलेक्ट्रॉन दिया हो तो वो, और जब इलेक्ट्रॉन लिया हो, अच्छा दिया क्या इलेक्ट्रॉन, लिया क्या इलेक्ट्रॉन, ये खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस। बहुत आसान है यार, जो लेगा वो बढ़ जाएगा। माइनस का मतलब ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है, इसको कहेंगे ऋण आवेशित नेगेटिवली चार्ज, और इसको कहेंगे धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, इसके पास जो प्रोटॉन होगा वो जेड के बराबर होगा, इसके पास भी जो प्रोटॉन होगा वो जेड के बराबर होगा, कोई उसमें दुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो भी ए माइनस जेड होगा, उसमें भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन बस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नया आएगा वो पहले वाले से एक बढ़ जाएगा, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले वाले से एक माइनस हो जाएगा। ई का है भाई, क्योंकि जब माइनस है तो लिया है तो बढ़ जाएगा, जो चीज वो लेगा वो बढ़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा एटम, अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि मुझे आप अपनी 4 पेन दे दो, तो आपने चारों पेन मुझे दे दिया, तो चारों पेन क्या हो गए, वो आपके पास से कम हो गए ना, और मेरे पास बढ़ गए। तो जिनको वो देगा उसके पास तो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसका बढ़ जाएगा, लेकिन जो दिया होगा उसका कम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस हो गया। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं डे 10 में, डे 11 में, उसमें देखा जाएगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये पास आउट करके नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ो बच्चों, इसी में आगे देखते हैं क्या और कॉन्सेप्ट है। देखो मान लो कि यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन -2, 8 ऑक्सीजन 16। चलो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछता है इलेक्ट्रॉन बताओ, कौन बताएगा, बहुत अच्छे 10। किसने बताया, आप सबने बताया, क्योंकि 2 माइनस है, एक माइनस होता तो एक जोड़ते, 2 माइनस है तो 2 जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। प्रोटॉन बताओ 8, जेड बताओ 8, एन बताओ 8। ये कैसे भाई, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। ए बताओ 8। क्या समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। आयरन डबल माइनस 26, 58। चलो ऐसा कर दिया। अब इसे बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे बच्चों। चल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 26 -2, आयरन पे कभी माइनस नहीं होता, प्लस होगा। तो 26 पर 2 प्लस है, यानी कि आयरन पे 2 प्लस है तो 2 दिया होगा तो कितना हो जाएगा 24। और प्रोटॉन कितना होगा 26, जेड कितना होगा 26, ए कितना होगा 58, यानी कितना होगा 58 - 26। 58 में से 26 घटाओ जल्दी, तो 8 में 6 जा 2 और 5 में से 3 जा 2, 32, 2 जाती। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको समझना होगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। यार आप खाओगे पड़ोसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात ना। आप अगर अच्छे से डाइटिंग करेंगे, अच्छे से भोजन लेंगे, तो आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पड़ोसी के शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, उसके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन देने और लेने पर प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर एक ही चीज पकड़ के बैठ गए हो, ये तो बहुत आसान था। यार यही गलतियां होती हैं, और यही गलतियां ऐसी होती हैं कि सोच और समझ से परे हो जाती हैं। उम्मीद नहीं किया जाता कि ये बच्चा ये गलती करके चला आया, वो बहुत बड़ी गलती कर दिया। चलो बच्चों अब आते हैं चारों टॉपिक पे अपने। पहला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में लिख देगा, ऐसे लिख देगा आइसोटोप्स कहते हैं। आप तो तुम गए एग्जाम से, कुछ लोग सोचते हैं पढ़े ही नहीं थे आइसोटोप्स, वही बात है भाई। समस्थानिक को ही उसने अंग्रेजी में आइसोटोप्स ना लिख करके हिंदी में लिख दिया आइसोटोप्स। अब पगला जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो इसकी डिफिनीशन है, एक ही तत्व के वे परमाणु, ध्यान देना, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन समान हो। क्या समान हो, प्रोटॉन समान हो, या हम अथवा क्या कह सकते हैं, अथवा परमाणु क्रमांक समान। क्या समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो। तो जिन तत्वों में प्रोटॉन समान होता है या परमाणु क्रमांक समान होता है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। लेकिन एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, तत्व डिफर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है, देखो ऊपर भाग रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्राइटियम। फिर बोल दे रहा हूँ, प्रोटियम, अच्छा लिख के दे रहा हूँ, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम।
ठीक है। अब ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम में याद रखो ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? यह रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। दूसरी बात देखो, ये जो रेडियो एक्टिव है इन सब का परमाणु क्रमांक समान है। सबके नीचे एक लिखा हुआ है, तो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। और एक ही तत्व है, हाइड्रोजन ही तो एक तत्व है और सबके भार अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक समान होगा, भार अलग अलग होगा, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है। उनका आवर्त सारणी में स्थान एक जगह होगा, तभी तो समस्थानिक कह रहे हैं, तभी तो उनका आवर्त सारणी में स्थान एक जगह है। अच्छा, अगली बात अगर हम करें इससे रिलेटेड कि इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो इनके जो रासायनिक गुण होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इनके रासायनिक गुण समान होंगे। क्या समान होंगे? रासायनिक गुण समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। क्या भिन्न भिन्न होगा? भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इनका भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भौतिक गुण अलग अलग होगा। तो क्या समान होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। अगली बात, किसी तत्व से एक अल्फा और दो बीटा निकालोगे तो क्या बनाएगा? समस्थानिक। कान खोल के सुन लीजिए और कॉपी में नोट बना लीजिए कि किसी भी तत्व से अगर एक अल्फा निकाल दीजिए और दो बीटा निकाल दीजिए तो जो नया तत्व बनेगा, समझ रहे बात को, किसी एक तत्व से अगर आप एक अल्फा निकाल दीजिए और दो बीटा निकाल दीजिए तो जो नया तत्व बनेगा वो पहले वाले तत्व का क्या होगा? समस्थानिक होगा। इतना बात समझ में आया? उसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे, इसलिए वो समस्थानिक बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? अल्फा निकालने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और बीटा निकालने पर 1 बढ़ जाता है। तो एक अल्फा से परमाणु क्रमांक 2 कम हुआ तो 2 बीटा से 2 बढ़ेगा भी, यानी कि पूरा पूरा वही रह जाएगा परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या से हमें मतलब नहीं, क्योंकि वो तो डिफर होना ही होना है। अच्छा बच्चों, अगली बात करें, अगली अगर इंपॉर्टेंट बात इसमें करनी चाहे हम समस्थानिक में, तो समस्थानिक में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है? तो वो है प्रोटियम। कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, तो वो कौन सा समस्थानिक है बच्चों? प्रोटियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। और एग्जांपल्स देखें, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, जिसमें ये रेडियो एक्टिव है। पूछा जाता है कि कार्बन का वो कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? कार्बन 14। आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसी तरह ऑक्सीजन के हैं 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। इसी तरह ऑक्सीजन के भी आपको समस्थानिक मिल जाएंगे। इसी तरह आपको क्लोरीन के भी समस्थानिक मिल जाएंगे, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ये भी क्या है? क्लोरीन के समस्थानिक है। तो समस्थानिक में उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी बच्चों? भिन्न भिन्न होगी। इनकी खोज जो किया था, समस्थानिकों की खोज किसने की थी? सोडी नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था बच्चों? सोडी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी 1911 में, 1911 में सोडी नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये बात हो गई समस्थानिकों से रिलेटेड। समस्थानिक में एक ही चीज बहुत ध्यान देना है कि तत्व सेम होगा, भार अलग अलग होगा, नीचे वाला समान होगा, परमाणु क्रमांक उसका क्या होगा? समान होगा। एक ही जैसे का पैंट पहने होंगे सब, शर्ट सबका अलग अलग है। समझ रहे हैं बात ना? तो समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब आते हैं समभारित पर। अच्छा, एक बात याद रखना, खोजी तत्वों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिकों का उपयोग जो होता है वो क्या किया जाता है? ट्रेसर एलिमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, खोजी तत्वों के रूप में। समस्थानिक का याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। याद आया तो बता दे रहा हूँ कि जो खोजी तत्व होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब समभारित में चले। अच्छा, समभारित में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या समान हो। ठीक है, जिनका द्रव्यमान संख्या समान होगा वो क्या कहलाएंगे? समभारित। अच्छा, जैसे 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। अच्छा ठीक है भाई, 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। अच्छा ये बात है। चलो 1H3, 2He3, देखो सबके भार समान है, लेकिन किसी का एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है ना?
तो भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, तत्व अलग अलग होंगे, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एलिमेंट भी डिफर है, तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। अगली बात ये जानिए कि इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि आवर्त सारणी में जो इनका स्थान होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है बच्चों, और इनका जो रासायनिक गुण होगा, रासायनिक गुण ये भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इनके जो भौतिक गुण होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे, समान नहीं होंगे। हाँ, होने चाहिए समान, लगभग समान होंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि उनका भौतिक गुण समान ही हो। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्गन गैस है, पोटेशियम और कैल्शियम सॉलिड है, तो भौतिक गुण भी डिफर होंगे। तो इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे और भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी समान नहीं होगा। निकाल लो मन करे तो। इसमें प्रोटॉन 20 है, इसमें प्रोटॉन 19 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 19 है, इसमें न्यूट्रॉन 20 है, इसमें न्यूट्रॉन 21 है। ऑल आर डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब डिफरेंट होंगे। एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि समभारिक अगर किसी तत्व से एक बीटा कण का उत्सर्जन करेंगे, कितना बीटा करेंगे, एक बीटा कण का उत्सर्जन कर देंगे, तो आपको जो नया तत्व मिलेगा वो पहले वाले तत्व का समभारिक होगा, क्योंकि बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सॉरी परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही रहेगा। और समभारिक में क्या सेम होना चाहिए, मास नंबर ही तो सेम होना चाहिए। तो जितने समभारिक होंगे, अगर किसी एक तत्व से हमें नया तत्व बनाना है जो पहले का समभारिक हो, तो हमें कितना बीटा कण उत्सर्जित करना पड़ेगा, एक बीटा। और समस्थानिक में क्या था दोस्त, एक अल्फा और दो बीटा। तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, बोलो मिटा सकता हूँ ना। अब चलो अब आ जाओ भैया सम न्यूट्रॉनिक पर और सम इलेक्ट्रॉनिक पर, क्योंकि आज मैं खत्म करूंगा बस यहीं पे। बोहर बरी का कॉन्सेप्ट से बात करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। यार नाम से ही लग रहा है जिनमें न्यूट्रॉन समान हो, क्या समान हो, न्यूट्रॉन समान हो। जैसे 18 आर्गन 40 था, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन निकाले ना आपने। सेम उसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 14 सिलिकॉन 30, यस 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। ये देखिए 3 एलिमेंट हैं, क्या इनके पास न्यूट्रॉन सेम है? ये तो ना समस्थानिक दिख रहा है ना समभारिक दिख रहा है। भार भी डिफर है, इलेक्ट्रॉन भी डिफर है, प्रोटॉन डिफर है, तो क्या होंगे ये? अब ध्यान दो, 30 में से 14 जाएगा 16 न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, 31 में से 15 जाएगा 16 न्यूट्रॉन, 32 में से 16 जाएगा 16 न्यूट्रॉन। तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। तो सब न्यूट्रॉनिक होते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। याद रखिएगा आइसोटोन्स। ठीक है, इंग्लिश इसकी याद रखिएगा बच्चों। सब न्यूट्रॉनिक की इंग्लिश क्या होती है? आइसोटोन्स होती है, जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी, वो सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक पे। मिटा दो इसको। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन समान होगा। अच्छा, सम इलेक्ट्रॉनिक जल्दी बताइए सर क्या होता है सम इलेक्ट्रॉनिक? बता रहा हूँ यार, कहाँ परेशान हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा बहुत अपने इसीलिए लिख लेता हूँ, तुमको भी लगे यार मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे कार्बन पे 4 माइनस, ठीक है ना, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, अच्छा, फ्लोरीन पर 1 माइनस, नियान, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्युमिनियम प्लस 3, अच्छा, सिलिकॉन प्लस 4। इन सब के बारे में ख्यालात बताइए अपने फटाफट। अब ये एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो हो जाएगा। इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13 और इसका 14। चलो बच्चों, इसके पास इलेक्ट्रॉन बताओ, बताओ यार क्या सोच रहे हो? 4 माइनस है, 6 तो पहले से है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास बताओ 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास बताओ 2 माइनस का मतलब 2 लिया है तो 10, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। 9 होता है परमाणु क्रमांक, यानी 9 इलेक्ट्रॉन पहले से है और एक मिल गया तो कितना हो गया? 9 + 1 = कितना हो गया? 10। पहले वाला इलेक्ट्रॉन 9 और बाद वाला जो आया है 10 हो गया। अच्छा, नियान के पास तो ठीक है, उदासीन है, कोई बात नहीं, 10 है। सोडियम का 11 होता है, 1 प्लस है, दिया है तो 10 हो गया, 2 दिया है तो 10 हो गया, 13 है, 3 दिया है तो 10 हो गया। सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? समान हो गए। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? बताइए फटाक से ना, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम की और लिथियम प्लस की,
और बेरिलियम +2 की। आप बता दो फटाफट, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखो हाइड्रोजन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके पास भी 2 हो गया। हीलियम का 2 होता ही होता है परमाणु क्रमांक। लिथियम का 3 होता है, 1 प्लस होने की वजह से 2 हो गया। बेरिलियम का 4 होता है, 2 प्लस होने की वजह से 2 हो गया। चलो बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई। सम इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया, सम न्यूट्रॉनिक समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक बाद सम विन्यासी। सम विन्यासी क्या होंगे? इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, ठीक है, और उनमें एटम्स भी सेम होंगे। जैसे CO2 और N2O की बात करो, ठीक है, CO और Cl- की बात करो, दोनों को देखो इनको। अच्छा, एग्जाम में अगर आ जाए और ऑप्शन में सम इलेक्ट्रॉनिक दिया हो, सम विन्यासी ना दिया हो, सम इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक कर सकते हैं। कैसे चेक करिए? कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन है उदासीन अवस्था में। समझ गए बात? तो ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 16 6 22 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद देखो नाइट्रोजन का 14, अरे भाई 7 होता है, 7 दूना 14 और 8 8 से हमारा 22 इलेक्ट्रॉन। इसका देखो 6 + 8 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। इसका 6 + 7 और +1 -1 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। देखो ये दोनों क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक और सम विन्यासी भी क्या कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 एटम इसमें भी है, 2 एटम इसमें भी है ना। इसमें देखो 3 एटम है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी देखो 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सम विन्यासी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सम विन्यासी कह सकते हैं। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसके आंसर्स को हमेशा याद रखिएगा कि हमें क्या ट्रिक करना है और क्या ट्रिक नहीं करना। आइसोस्टर्स कहते हैं इसको, आइसोस्टर्स। ये इंग्लिश होती है सम विन्यासी, मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, एटम के सेल की बात की, सब सेल की बात की, और आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात की। बच्चों मैं आज यहीं तक रोकता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे एनर्जी देता है मेरे दोस्तों। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक जरूर कर दें मेरे वीडियो को यदि वो पसंद आ रहा हो तो। अगले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक और बहुत ज़्यादा सवाल। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं डे 11 में। तब तक के लिए थैंक यू।